हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखा था। इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई से है। तो मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी या मनी के ओवरफ्लो की वजह से किसी भी गुड्स या सर्विस के जनरल प्राइस लेवल में जो रिमार्केबल इंक्रीज होता है उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, जो डिमांड सप्लाई मिसमैच का रीजन बनता है। तो इन्फ्लेशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला भी है, करंट प्राइस और बेस प्राइस का डिफरेंस बाय बेस प्राइस। बेस ईयर प्राइस का करंट प्राइस से डिफरेंस लेंगे, फिर उसको बेस ईयर प्राइस से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से इन्फ्लेशन रेट आ जाएगी। काज ऑफ इन्फ्लेशन, क्या रीजन है इन्फ्लेशन महंगाई के? तो पहली चीज तो करप्शन है, फिर उसके बाद ब्लैक मनी, स्कैम्स हो गया, लैक ऑफ वेयर हाउसेस, ब्लैक मार्केटिंग, कार्टलाइजेशन हो गया। कार्टलाइजेशन मतलब मोनोपोली स्टेब्लिश करने के क्रम में मार्केट में किसी भी गुड्स या सर्विस का प्राइस इंक्रीज कर देना। फिर उसका एक्सेस फेक करेंसी, एडवर्स वेदर कंडीशन और रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये भी इन्फ्लेशन का रीजन होता है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कमी हो जाएगी, तो वहां से डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का रीजन बनता है इन्फ्लेशन का। फिर उसके बाद डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एक्सेस ऑफ फेक करेंसी। फेक करेंसी का एक्सेस हो जाना, फिर जो डोमेस्टिक करेंसी जो चल रही है उसका डिवैल्यूएशन हो जाना। इफेक्ट एंड मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो महंगाई के इफेक्ट और उसका मेजरमेंट। दो तरह के इफेक्ट होते हैं इसके। अगर पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक रिसेशन का जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। इकोनॉमिक रिसेशन, इन्फ्लेशन सबसे हार्श कंडीशन जो इकोनॉमी की होती है उसको हम इकोनॉमिक रिसेशन कहते हैं। इकोनॉमी फेल हो जाती है कंप्लीटली, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो जो इकोनॉमिक रिसेशन का जो रिस्क होता है इन्फ्लेशन की वजह से वो कंट्रोल कर लिया जाता है, तो ये उसके रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। फिर दूसरा इफेक्ट क्या, नेगेटिव इफेक्ट। इसमें परचेजिंग पावर, किसी भी वस्तु को खरीदने की जो क्षमता होती है किसी भी मनी की, वो कम हो जाती है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाता है। अब मेजरमेंट करने के दो तरीके हैं, एक WPI, दूसरा CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये कैलकुलेटेड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक एडवाइजरी ऑफिस है, वहां से इन्फ्लेशन का मेजरमेंट होता है। फिर उसके बाद दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। तो दो तरीके से मेजरमेंट होता है, CPI होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट है प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन, इसी को कार्टलाइजेशन कहते हैं। तो जब मार्केट में मोनोपोली की सिचुएशन होती है तो उस केस में कारपोरेट जगत के जो लोग होते हैं किसी भी गुड्स का, अपने गुड्स का प्राइस आर्बिट्ररी अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रॉफिट के लिए बढ़ा देते हैं, तो इसी को हम प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन या कार्टलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस डिमांड व्हेन टू मच मनी स्पेंड चेसिंग टू फ्यू गुड्स। जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो उस केस में मनी का ओवरफ्लो हो जाता है, लिक्विडिटी हाई हो जाती है, तो वहाँ पे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। तीसरा है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल, सैलरी, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, टैक्सेस, दैट इज ओवरऑल इंक्रीज इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अ कंपनी। तो कॉस्ट, किसी भी गुड्स के कॉस्ट में अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा, उसके रॉ मटेरियल के कॉस्ट जैसे सैलरी, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इस तरह की कॉस्ट में जब वृद्धि होगी तो वो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। जब डिमांड होगी तो डिमांड पुल, जब कॉस्ट में इंक्रीज होगा तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा।
उसके बाद सेक्टोरल इन्फ्लेशन है, इसमें क्या होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर्स एंड सेवरल सेक्टर्स आर अफेक्टेड ड्यू टू दिस, इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्राइसेस एग्जांपल है इसका। तो पर्टिकुलर सेक्टर में अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसकी वजह से अदर सेक्टर भी इससे अफेक्टेड होते हैं, तो इसको हम सेक्टोरल इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर उसके बाद स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो पहला स्टेज होता है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है। इसको हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। जनरल मतलब इसका महंगाई होता है, क्रीपिंग मतलब रेंगती हुई। अगर 0 से 3% है तो उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब चलती हुई महंगाई 3 से 7%। रनिंग इन्फ्लेशन 7 से 10%। क्रॉलिंग इन्फ्लेशन अगर 20% है तो क्रॉलिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन होता है, अगर 20% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो फिर ये हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, इकोनॉमी फेल हो जाती है। फिर उसके बाद की जो कंडीशन होती है डेजिंग इन्फ्लेशन, निगेटिव में चली जाती है। फिर डिफ्लेशन, ये भी निगेटिव में होता है। जब डिफ्लेशन 2 बार हो जाता है तो उसको हम डबल डिफ्लेशन बोलते हैं। डब्ल्यू शेप का कर्व बनता है इस पर, जो एक्स एक्सिस है उसके नीचे डब्ल्यू शेप बनेगा, उसी में डेजिंग इन्फ्लेशन और नीचे के सारे इन्फ्लेशन होते हैं। फिर उसके बाद डिस इन्फ्लेशन, जहाँ कर्व शेप होता है डब्ल्यू का बॉटम वाला, वो डिस इन्फ्लेशन बताता है। रिफ्लेशन, जब वो डब्ल्यू का एक आर्म इंक्रीज कर रहा होता है तो फिर वो रिफ्लेशन होता है। फिर उसके बाद की जो कंडीशन होती है हाई इन्फ्लेशन, जिसको हम स्टैगफ्लेशन या स्टैग्नेशन, इसी को हम कैंसर ऑफ इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इकोनॉमिक रिसेशन, हाईली अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और इकोनॉमिक समृद्धि जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन होता है ये हाई इन्फ्लेशन, जिसको हम स्टैगफ्लेशन या स्टैग्नेशन के भी नाम से जानते हैं, और इसी को कैंसर ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। इन्फ्लेशन इन वर्ल्ड अगर देखें तो 1829 में विश्व में आर्थिक मंदी जो था, तो इकोनॉमिक रिसेशन का दौर था बेसिकली, इकोनॉमिक क्राइसिस 1829 की विश्व आर्थिक मंदी। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 1829, फिर सूखा 1966 का, फिर उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस 1992 का, और कोविड-19 वो भी इन्फ्लेशन की कैटेगरी में ही आ जाएगा। इन्फ्लेशन कर्व की बात करते हैं तो इसका मेजरमेंट 2 पैरामीटर्स पे होता है। पहला होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं तो एक करंट प्राइस और बेस प्राइस का डिफरेंस को बेस ईयर प्राइस से डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से इन्फ्लेशन रेट निकलेगा। तो इन्फ्लेशन रेट और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में कर्व, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो नॉर्मल बेस प्राइस की बात करें, मान लेते हैं 0 रुपये, कोई इन्फ्लेशन नहीं है। फिर उसके बाद 0 से 3% जब होता है तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है। 3 से 7% के केस में वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है। 7 से 10 रनिंग इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद 20% तक उसको क्रॉलिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर 20% और 30% के बीच में है, 20% से ज़्यादा है, तो फिर वो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। इसी को हम फेल्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। रनिंग और वॉकिंग को एक साथ ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिसेशन का दौर आता है, जिसमें डेजिंग इन्फ्लेशन, डिसफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। फिर उसके बाद डब्ल्यू शेप, डबल डिफ्लेशन और रिफ्लेशन का। ये कब जो डब्ल्यू शेप है वो नीचे इकोनॉमिक रिसेशन को बता रहा है। इसी को आर्थिक मंदी कहते हैं, जो 1829 में पूरे विश्व की आर्थिक मंदी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। स्टैगफ्लेशन में हाई इन्फ्लेशन होता है और इकोनॉमिक रिसेशन का ये एक टाइप है। हाईली अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा और बहुत लो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा। फिर उसके बाद स्टैग्नेशन,
जिसको हम कैंसर ऑफ इकोनॉमिक भी नाम से जानते हैं। तो ये हमारा इन्फ्लेशन का ग्राफ है, जिसमें हम काफ़ी आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद फिलिप्स कर्व से जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में ग्राफ है और उनके बीच रिलेशन को बताता है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होता जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद गिनी कोएफिशिएंट की बात करें तो ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स एंड पॉपुलेशन में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसको समझने के लिए हमारे पास लॉरेंस कर्व होता है, और गिनी कोएफिशिएंट से इसको हम आसानी से समझते हैं। तो x और x प्लस वाई का जो रेशियो होता है इसी को हम गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं, और ये जो कर्व होता है इसको लॉरेंस कर्व बोलते हैं। तो अगर गिनी कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, और गिनी कोएफिशिएंट अगर 1 है तो वहाँ पे अनइक्वल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। अगर गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 0 होगा। तो ये एक तरीके से कर्व है जो इनकम और पॉपुलेशन में रिलेशन को बताता है। फिर उसके बाद कुजनेट कर्व्स हैं जो इनकम इनइक्वालिटी के बारे में ग्राफ है। ठीक है, फिर इसके बाद फिलिप्स कर्व्स की बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ये ग्राफ है। तो इन्फ्लेशन जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, लेकिन इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो उस केस में मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब कम से कम इन्फ्लेशन होगा। फिर उसके बाद लॉरेंस कर्व है जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में बताता है। ये वही वाला कर्व है जिसमें गिनी कोएफिशिएंट देखा था हमने। फिर उसके बाद एंगल कर्व्स हैं जो इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में रिलेशन को बताता है, जो हाइपरबोला शेप का है। राइट हैंड में फर्स्ट फिगर इनवर्स रिलेशन है इनकम और एक्सपेंस के बीच में। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा होता है। ग्रेशम्स लॉ है रिलेशनशिप बिटवीन बेस्ड करेंसी टू ओल्ड करेंसी। तो बेस्ड और ओल्ड करेंसी में जो रिलेशन होता है वो ग्रेशम्स लॉ के द्वारा दिया जाता है। फिर उसके बाद लॉफर कर्व है जो रेवेन्यू और रेट ऑफ टैक्स के बारे में रिलेशन को बताता है, लॉफर कर्व। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.